हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पूनम कुमावत और हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म देखा एंड सेकंड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फिनोमिना फ्लावरिंग प्लांट में देखी और अब थर्ड चैप्टर के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन के अंदर देखेंगे और इसीलिए इसके अंदर हम बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एनालिसिस करेंगे या उसकी स्टडी करेंगे। तो पहली चीज़ तो हमें ये देखनी है कि ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन की फिनोमिना रहती है वो, या फिर इस पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे दो बेसिक चीज़ें हैं जो हम यहाँ कंसीडर करते हैं। देखो, पहला तो हमें सेक्स ऑर्गन्स यानी कि ह्यूमन सेक्स ऑर्गन की स्टडी करना होता है और देन सेक्सुअल इवेंट्स की स्टडी करना होता है। ठीक है, उससे पहले हम देखें कि जो ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है इन सारी प्रोसेस से, उसको हम बेसिकली बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी की अगर हम बात करें तो यानी कि एक ऐसी ब्रांच जो डील कर रही है ऑल दोज प्रोसेस, यानी कि जो रिप्रोडक्शन के लिए दौरान जो जितने भी फिनोमिनाज होती है, जैसे कि गैमेट का फॉर्मेशन हुआ एंड उसके बाद में फर्टिलाइजेशन की फिनोमिना हुई, इम्प्लांटेशन हुआ, सारी की सारी जो प्रोसेस है उन सब की स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी के दौरान करते हैं। ठीक है, तो हम पहले डिफाइन करते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of all those process in which take place during development of fetus। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि जितने भी ह्यूमन हैं उनके अंदर जब रिप्रोडक्शन की फिनोमिना देखी जाती है, उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं या यूँ बोल सकते हैं कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो उनमें देखने को मिलते हैं। देखो, ओवरऑल तो आपको एक चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये एक पूरा का पूरा, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और इस सिस्टम में हम दो चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। कौन कौन सी? एक तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो ह्यूमन सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके बारे में। ठीक है, अब ये जो सेक्स ऑर्गन्स है जिसके अंदर हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल सकते हैं, फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, वहीं हम कुछ इवेंट्स भी पढ़ेंगे, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम इन इवेंट को उन्हीं 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। पहला जो होगा हमारे पास प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। पूरे एक समरी के फॉर्म में बात करें तो हम पहले तो मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में एनालाइज करते हैं। देन हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या देखेंगे? गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस की फिनोमिना देखेंगे। और ये जो गैमेटोजेनेसिस की फिनोमिना है ये बिल्कुल अलग अलग होती है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस ये तो हमें देखने को मिलेगा मेल में, और oogenesis ये हमें देखने को मिलता है फीमेल में। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन, यानी कि इंसेमिनेशन में हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे इसका सीमेन का, यानी कि स्पर्म का। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड जो इवेंट आएगा
वो हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर हम देखेंगे कि एग और स्पर्म आपस में किस तरीके से फर्टिलाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा तो यहाँ पे कंप्लीट सिनगैमी देखी जाएगी बिटवीन द मेल एंड गैमेट और फीमेल गैमेट के अंदर, यानी कि एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज्ड एक दूसरे को फ्यूज़ करेंगे एंड फ्यूज़ करके सिनगैमी परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट हमें एक सिंगल सेल जाइगोट के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हमें बेसिकली सिनगैमी देखना होता है। सिनगैमी बिटवीन स्पर्म एंड एग। ठीक है, और फिर हमारे पास थर्ड जो फिनोमेना रहता है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। अगर हम देखेंगे तो यहाँ आप देखोगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर पहली चीज़ तो जाइगोट फॉर्मेशन, देन एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, की फिनोमेना हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान देखने वाले हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इनके अंदर कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जो नॉर्मली अगर आप स्टेप्स भी बोल सकते हो, ओवरऑल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पर्सपेक्टिव बात करें तो इवेंट्स के अंदर कौन कौन से रहेगा। जो फर्स्ट इवेंट रहता है वो बेसिकली होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, जिनके अंदर सबसे बड़ा इवेंट होता है गैमेटोजेनेसिस का। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जिनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन ऑर्गन का अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं इनका डेवलपमेंट एंड इनकी जो ग्रोथ होती है आर रेगुलेटेड बाय एक हार्मोन है जिसका नाम होता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो बेसिकली रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, और ये किसको डेवलप एंड ग्रोथ करता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की। ठीक है, इसीलिए इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है, इनको ऑल्सो कॉल्ड गोनाड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, गोनाड्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे गोनाड्स की बात चल रही है, मैं यहाँ लिख देती हूँ गोनाड्स। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को हम किस नाम से जानते हैं, गोनाड्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट है वो एक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पे ये जो गोनाड्स, मेल गोनाड्स की बात कर रहे हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास टेस्टिस, और फीमेल गोनेड की बात कर रहे हैं तो आंसर आ जाएगा ओवरी। ठीक है, तो ये ओवरी और टेस्टिस क्या होते हैं, गोनाड्स होते हैं। अब टेस्टिस से जो गैमेटोजेनेसिस की फिनोमेना देखें, गैमेटोजेनेसिस जो कि सबसे पहला इवेंट हम देखते हैं, तो टेस्टिस में तो किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्म फॉर्मेशन होगा जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है, और ओवरी में एग फॉर्मेशन होता है जिसको हम oogenesis के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आप आगे देखोगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट मेन इवेंट जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर रहता है वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस होने के बाद में जो सेकंड हमारे पास इवेंट रहता है वो है फर्टिलाइजेशन, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, ठीक है, इंसेमिनेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है,
या फिर पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे जो मेल गैमेट क्या है, स्पर्म रहता है, और स्पर्म जो ट्रांसफर होता है किस फॉर्म में, सीमेन के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। सीमेन क्या होता है ये हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे अपकमिंग क्लास के अंदर ही। फिर थर्ड इवेंट इंसेमिनेशन होने के बाद में फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की फिनोमिना कंप्लीट होगी, ठीक है। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो बेसिकली यहाँ पे स्पर्म प्लस एग आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जब जाइगोट है वो एक सिंगल सेल स्टेज में प्रेजेंट होता है और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है। अब ये जो जाइगोट होता है वो मल्टीपल डिवीजन करता है और मास ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स या मास ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इस इवेंट को हम किस नाम से जानते हैं, क्लीवेज बोला जाता है, क्लीवेज, ठीक है। क्लीवेज जो है एक काइंड ऑफ माइटोसिस डिवीजन ही होता है जो कौन परफॉर्म करता है, जाइगोट। तो क्लीवेज किस में होता है, जाइगोट में मल्टीपल टाइम्स डिवीजन होता है, कौन सा, माइटोसिस लाइक, एंड बहुत सारी मैनी ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ब्लास्टोमियर है, यानी कि अगर आप देखोगे यहाँ पे एक सेल है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, इस तरीके से कंटिन्यूसली हमारे पास मास ऑफ सेल्स बनता रहता है, ठीक है। जिसके बाद हमारे सामने ये जो फिनोमेना रहती है आफ्टर क्लीवेज, जो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस की फिनोमेना देखने को मिलती है, ठीक है। यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्लीवेज होने के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे एम्ब्रियो इस तरीके से जब 64 सेल स्टेज आ जाती है तो हम एम्ब्रियोजेनेसिस 6 में लेते हैं। 5th रैंक पे यहाँ पे इम्प्लांटेशन की फिनोमिना होती है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जो 6 सेल स्टेज होती है ये जाके इम्प्लांट हो जाती है इनटू यूट्रस वॉल के अंदर, ठीक है। फिक्स हो जाता है, जो मास ऑफ सेल्स है वो आगे जाके यूट्रस की वॉल में फिक्स हो जाएगा। तो क्लीवेज तो बेसिकली फैलोपियन डक्ट में चलता है। किस तरीके से होंगे ये सारे इवेंट्स हम डिटेल में देखेंगे। फिर हमें एम्ब्रियोजेनेसिस की फिनोमिना देखने को मिलती है। एम्ब्रियोजेनेसिस आपको पता ही है क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फिर आगे फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट इवेंट हमारे सामने आता है वो है गेस्टेशन पीरियड रहता है, और गेस्टेशन पीरियड के अंदर लगातार डेवलपमेंट होता रहता है, डेवलपमेंट इनटू फीटस, और गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद में फिर हमारे पास लास्ट इवेंट आता है और वो है पार्टुरेशन, ठीक है। पार्टुरेशन बेसिकली क्या होता है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, पार्टुरेशन इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि बर्थ, ठीक है। 9 महीने तक जब पूरे बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है, एक फुल ग्रोन बेबी बन जाता है, देन पार्टुरेशन में हम कंसिडर करते हैं कि फिर उसकी क्या होती है, डिलीवरी होती है, डिलीवरी ऑफ ए फुल ग्रोन बेबी, ठीक है, जिसको आप इन्फेंट या फीटस भी बोल सकते हो। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं पार्टुरेशन। तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं, यानी कि हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखेंगे, ओवरी की स्ट्रक्चर हम देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ,
एग का प्रोडक्शन कैसे हुआ, फिर इंसेमिनेशन की फिनोमिना कैसे हुई, यानी कि यहाँ पे सीमेन का फॉर्मेशन होगा तभी तो स्पर्म जाएंगे, फिर हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे कहाँ होता है, फिर क्लीवेज कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, फिर एम्प्लांटेशन कैसे होगा ये देखेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होगा, गेस्टेशन पीरियड क्या है और पार्टुरेशन क्या है, ये सारे के सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। और लास्ट में हमारे पास एक और स्टेप रहता है, वो है लैक्टेशन, यानी कि लैक्टेशन के अंदर मिल्क जो है इस फुल ग्रोन बेबी के लिए रिलीज होता है फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। तो लैक्टेशन क्या है इसके ऊपर भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सो ये मेनली हमारे पास स्टेप्स हैं बच्चों, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। अभी अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो नहीं भी क्लियर हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कि गोनाड से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला, कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इस सिस्टम को, यानी कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, आप यूँ समझो, इस सिस्टम को दो सेगमेंट के अंदर हम बांट देंगे, दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। एक तो रहता है हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, और एक यहाँ पे रहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का क्या मतलब है, और ये हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ना, वो एसेंशियल होते हैं। ठीक है, और जबकि सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, ये एसेसरी होते हैं, यानी कि ये हेल्प करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, लेकिन इनका जो रोल है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर ये ऐसे बोले कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो रिलीज करते हैं वो नहीं करते, लेकिन उनके लिए एज ए बेस्ट पाथ के फॉर्म में ये काम करते हैं। तो हम इनको एज ए एसेसरी ऑर्गन हम कंसिडर करते हैं, एसेंशियल और एसेसरी। ठीक है, उसके बाद में सेकंड हम देखेंगे, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का, कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन करने वाले और सेक्स हार्मोन रिलीज करने वाले जो ऑर्गन होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ही होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये ऑर्गन्स होते हैं, पहला काम तो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स। ठीक है, पहली चीज तो ठीक है, और दूसरा इनका काम होता है कि ये सिक्रेट करते हैं, सिक्रेट सेक्स हार्मोन। दो चीजें इनका खास बात है। ठीक है, या तो ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस करते हैं गैमेट, और या फिर ये सिक्रेट करते हैं सेक्स हार्मोन्स को। ठीक है, दूसरा, जब ये ग्रोथ कर रहे होते हैं, यानी कि जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन, पहले हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो ये एसेंशियल है और ये ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें तो इनका काम क्या है, फंक्शन वाइज ये गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं और सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि जो इनके ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का, ठीक है, और इनकी फंक्शनिंग है एंड फंक्शन, ये तीनों चीजें, ग्रोथ, डेवलपमेंट और फंक्शन, ये तीनों की तीनों चीजें रेगुलेटेड रहती हैं, रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स। किसके थ्रू रेगुलेटेड रहती है, ये हॉर्मोन्स के थ्रू रेगुलेटेड रहती है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, रेगुलेटेड बाय गोनेडोट्रोपिन्स हॉर्मोन्स होते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं और जो हाइपोथैलेमस के GnRH से रिलीज किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हॉर्मोन्स है बेसिकली गोनेडोट्रोपिन हार्मोन हम कंसिडर करते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए इस हार्मोन से रिलेटेड तो ये हॉर्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी।
ठीक है। और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है। और ये हार्मोन कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से। तो ये हार्मोन्स का रेगुलेशन भी हम देखेंगे। तो ओवरऑल आप ये देखो कि जो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और फंक्शन जो टोटली किसके थ्रू रेगुलेटेड रहते हैं? हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स कहाँ आ रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहे हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें, मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? तो फिर हमारे पास आंसर आएगा टेस्टिस, ठीक है। और अगर फीमेल में अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, तो आंसर आएंगे ओवरीज, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। तो अगर इसके ऊपर आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है बोर्ड में, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स, तो पहले आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में डिटेल पता होना चाहिए। ये एसेंशियल होते हैं, फंक्शन गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और सिक्रेट करते हैं सेक्स हार्मोन्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इसी वजह से इनको एज एम हेट्रोक्राइन ग्लैंड के फॉर्म में भी कंसिडर करते हैं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स और ट्रॉपिक ग्लैंड, यानी कि ऐसी ग्लैंड जो ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करती है। ऑल्दो आपने क्लास 11th का एंडोक्राइन सिस्टम है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी भी थी, ठीक है। तो यहाँ हमारे सामने जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो इनका ग्रोथ है, इनकी डेवलपमेंट और इनका फंक्शन है, वो किससे रिलेटेड रेगुलेटेड रहते हैं? हार्मोन्स। कौन से हार्मोन? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। कहाँ से रिलीज होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करता है, और ये GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी को गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करने के लिए एक्साइट करता है। मेल के अंदर अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पूछा जाए तो टेस्टिस आएंगे, और फीमेल में अगर पूछा जाए तो आंसर आएगा ओवरी, क्लियर। उसके बाद हम लोग अब आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर, ठीक है। तो भाई सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये किस तरीके के ऑर्गन्स होते हैं। ये एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। इनका डायरेक्ट तो कोई काम नहीं होता, लेकिन ये ऑर्गन्स जो होते हैं वो पाथ प्रोवाइड करते हैं गैमेट्स को, जो कि हेल्प करते हैं मेल और फीमेल गैमेट के यूनियन में या उनके अंदर फ्यूज़न के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देखो वैसे तो ये ना तो कोई गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और ना ही ये कोई सेक्स हार्मोन्स ये रिलीज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये किस तरीके से एक्ट करते हैं? दीज ऑर्गन, यानी कि दीज ऑर्गन फॉर्म्स द passes for the gametes to help the union of male and female gametes, ठीक है। दूसरा, अगर हम इनके ग्रोथ, डेवलपमेंट और फंक्शनिंग की बात करें तो ये तीनों चीज़ें इनमें भी रेगुलेटेड होती है हार्मोन से, लेकिन ये हार्मोन्स जो है वो कहाँ से रिलीज होता है? प्राइमरी सेक्स हार्मोन से। यानी कि इनके अंदर भी ग्रोथ हुआ, चाहे इनका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, या फिर इनका अगर फंक्शन हुआ, ठीक है, ऑल आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन, ठीक है। लेकिन ये जो हार्मोन होंगे ये कौन से होंगे? ये हार्मोन रिलीज होंगे फ्रॉम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो बेसिकली जो ये यहाँ पे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये हार्मोन्स इनको क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को, इनकी ग्रोथ को, ठीक है। अब अगर मेल और फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। जैसे मेल में तो एपिडिडाइमस, वासा डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड ये रहते हैं, और फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना
और बार्थोलिन ग्लैंड बेसिकली हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो वैसे तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं ये हम वहीं डिस्कशन करेंगे जब हम ये सिस्टम पढ़ रहे होते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि जो हमारे पास यानी कि मेल और फीमेल है, इनके अंदर जो डेवलपमेंट है सेक्स ऑर्गन्स का वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अगर हम डेवलपमेंट देखें, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, ठीक है, तो डेवलपमेंट की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ टेस्टिस और ओवरी जो डेवलप होते हैं वो मीजोडर्म से डेवलपमेंट होता है। तो इनका डेवलपमेंट कहाँ होता है, मीजोडर्म में होता है। ठीक है, कब, इंट्रा यूटेराइन लाइफ, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि जब ये यूट्रस के अंदर होते हैं, इंट्रा यूटेराइन लाइफ। ठीक है, तो टेस्टिस और ओवरी यानी कि सेक्स ऑर्गन किसकी बात चल रही है यहाँ पे, टेस्टिस एंड ओवरी की बात चल रही है। तो ये जो है इनका जो डेवलपमेंट होता है वो कौन सा होता है, मीजोडर्मल होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, और कहाँ होता है, तो डेवलप होते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी में, डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंट इनका एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है, लेकिन टेस्टिस के लिए तो जैसे कि ओवरी तो डेवलपमेंट ओवरी एब्डोमिनल में हुआ और ये फिर आगे सिचुएटेड भी कहाँ रहती है, एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे टेस्टिस जो है वो बनते तो एब्डोमिनल कैविटी में ही है, लेकिन बर्थ से पहले जैसे ही अप्रॉक्सीमेटली एट द टाइम ऑफ बर्थ टेस्टिस जो होते हैं वो डिसेंड डाउन हो जाते हैं इनटू द स्कॉटम सैक। ठीक है, बट जो ओवरी है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रहती है। सो हम बात करें यहाँ पे एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे टेस्टिस थोड़ा अलग से बिहेव करते हैं। टेस्टिस जो होते हैं डिसेंड हो जाते हैं डाउन into स्कॉटल सैक, बट जो ओवरीज हैं ये रिमेन रहती है इन एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, तो ये है इनका डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर फ्लो चार्ट ड्रॉ करें कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2-3 अलग अलग चीज़ें रहती हैं, तो वो सारी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इट इज़ अ कंसिस्ट ऑफ 4 मेन चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एक तो हमारे पास रहेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये तो एक रहता ही रहता है। इसके अलावा एक प्रेजेंट होगा डक्ट सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटाइल, ठीक है, और इसके अलावा एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो आप जो डक्ट सिस्टम है, जेनेटेलिया है और ग्लैंड्स हैं, इनको आप एज ए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है,
तो ये बेसिकली हम लोग कंसिडर कर रहे हैं किसके अंदर, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। अब अगर हम देखें तो डक्ट सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो डक्ट सिस्टम जो है इनके अंदर दो टाइप से प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो यहाँ पे प्राइमरी जो है वो तो क्या रहेंगे, टेस्टिस ही रहेंगे, ठीक है। डक्ट सिस्टम इनके पास दो तरीके से डक्ट सिस्टम रहता है, एक तो होता है इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, और एक हमारे पास रहता है एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, ठीक है। इंट्रा जो हमारा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम है उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर एक तो ट्यूब्यूली रेक्टी, एक पढ़ेंगे रेटेटेस्टिस, थर्ड हम पढ़ते हैं हमारे पास आता है वो है वासा एफेरेंसिया, यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पे जो वासा एफेरेंसिया, ठीक है, या फिर इसको डक्टिली एफेरेंसिया के नाम से भी जाना जाता है, सेकेंड नेम इसका क्या है, डक्टिली एफेरेंटीज, ठीक है। क्या होती है ये हम डायग्राम से देखेंगे। वहीं जो हमारे पास एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर के अंदर हम किस किस को रखेंगे, एपिडिडाइमिस, ठीक है, और इसके अलावा वासा डिफरेंसिया, और थर्ड यहाँ पे रहेगी यूरिथ्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डक्ट सिस्टम के अंदर देखते हैं, जो कि सारा पोर्शन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का चल रहा है। हम इनको एक एक अलग अलग तरीके से भी देखेंगे। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करेंगे तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में रहता है पेनिस, ठीक है, तो वो तो अलग से ही सिस्टम, या कॉपुलेटरी ऑर्गन भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, तो वो चीज़ तो यहाँ पे अलग ही रहती है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो एसेसरी ग्लैंड्स, तो कौन कौन सी एसेसरी ग्लैंड्स है जो कि इम्पॉर्टेंट है। पहली जो एसेसरी ग्लैंड है वो है सेमिनल वेसिकल्स, सेकंड जो है वो है प्रोस्टेट, ठीक है, और जो थर्ड यहाँ पे ग्लैंड है वो है वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको एक और नाम से भी जानते हैं, या फिर बोल सकते हो काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो इतना सारा जो कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो मैं एज ए ब्रॉड लेवल पे आपको बता रही हूँ कि इतना सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। इसको हम एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अरेंज्ड रहता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है टेस्टिस, ठीक है, फिर ये हम सारे इनकी स्टडी करेंगे। तो हमारे पास पहले जो सिस्टम में आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से, ठीक है। तो टेस्टिस की अगर हम बारे में बात करें तो पहली चीज़, कितने टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, 1 पेयर होते हैं, ठीक है, और ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, हमें पता ही है, फिर भी मैं लिख देती हूँ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन बोल सकते हो। दूसरी चीज़ जो टेस्टिस होते हैं, इनका अगर हम साइज़ की बात करें तो ये 4 to 5 सेंटीमीटर विड्थ और लेंथ जो 2 to 3 सेंटीमीटर देखने को मिलती है, ठीक है। अब मैंने पहले ही बता दिया था कि टेस्टिस की अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो मीजोडर्मल डेवलपमेंट होता है, और कहाँ होता है, एब्डोमिनल
कैविटी में होता है। लेकिन अगर इनकी लोकेशन की बात करेंगे कि लोकेटेड कहाँ होते हैं, तब आंसर चेंज हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो दोनों के दोनों टेस्टिस जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जो कहाँ सिचुएटेड होता है, बिलो सिचुएटेड होता है एंड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एज ए स्कॉटम या स्कॉटल सैक। रीज़न क्या है, मैंने पहले भी बोला था कि एब्डोमिनल कैविटी में बनते हैं, लेकिन कहाँ पाए जाएंगे, स्कॉटम में, यानी कि स्किनी पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम स्कॉटम बोलते हैं, उनके अंदर 2 टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि जो टेस्टिस है वो बने एब्डोमिनल कैविटी में थे और डिसेंट जो हो रहे हैं वो स्कॉटम सैक में हो रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसके पीछे रीज़न आता है कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कि जो टेम्परेचर का लेवल है, टेस्टिस जो हैं वो डिसेंड होते हैं स्कॉटम में, क्योंकि जो स्कॉटम प्रोवाइड करता है ना टेम्परेचर, वो लगभग 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर देन द बॉडी टेम्परेचर। सो पहले हम लिखते हैं स्कॉटम, तो हम लिखेंगे कि बोथ टेस्टिस आर लोकेटेड in a small bag like structure, जो कहाँ सिचुएटेड होती है, सिचुएटेड below and outside the abdominal cavity, और उसको हम क्या बोलते हैं, एज ए स्कॉटम। ठीक है, या फिर आप इसको एज ए स्कॉटल सैक भी बोल सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि इनके डिसेंड होने के पीछे रीज़न क्या है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्टिस जो होते हैं वो डिसेंड होते हैं इनटू स्कॉटम, तो दी टेस्टिस डिसेंडेड into scrotum because जो scrotum होता है, because scrotum provide a temperature approximately 2 to 2.5 degree Celsius lower than the normal body temperature। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर होता है ये एक परफेक्ट टेम्परेचर होता है, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो टेस्टिस से स्पर्म प्रोडक्शन, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर जेनेसिस एंड द वाइबिलिटी, जो मोटिलिटी है ऑफ स्पर्म के लिए चाहिए होता है, उतना ये जो टेम्परेचर प्रोवाइड करवाता है। तो ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि टेस्टिस जो है डेवलपमेंट एब्डोमिनल कैविटी में होता है, लेकिन लोकेटेड रहते हैं ये स्कॉटम में। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर है कंपेरेटिव टू जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, और इतना कम टेम्परेचर होना ज़रूरी है ताकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस और जो वाइबिलिटी ऑफ स्पर्म है उसके लिए एक परफेक्ट टेम्परेचर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब जब हमें पता चल गया कि जो स्कॉटम में डिसेंड होते हैं तो वो स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जब टेस्टिस बन रहे होते हैं तो वो अनडिसेंड जो टेस्टिस होते हैं वो बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं, अनडिसेंड जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में देखने को मिल रहे हैं। ये जो कैविटी है वो कौन सी है, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, बने तो कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन फिर ये क्या हो जाते हैं, डिसेंड हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंग्विनल कैनाल।
ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखने को मिल रही है, वो है इंग्विनल कैनाल। और ये इंग्विनल कैनाल का सुपरफिशियली इंग्विनल रिंग होते हैं। इस इंग्विनल कैनाल से स्पर्मेटिक कोड निकलती है, बड़ी सी एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं और न्यूरॉन्स भी होते हैं। और ये स्पर्मेटिक कोड जो है वो इन टेस्टिस को कहाँ लेके आती है, ये ऐसे पाउच, स्किनी पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कॉटम। तो इस स्कॉटम में ये डिसेंट टेस्टिकल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जो टेस्टिस है वो नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब जब ये नीचे की तरफ आते हैं तो जो स्कॉटम है, स्कॉटम जो है वो इनको प्रोटेक्ट करता है। किस तरीके से, अगर हम देखें तो इस तरीके से स्कॉटम जो है एज ए स्किनी पाउच रहता है, ठीक है। और इस स्कॉटम के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरीके से टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे। ठीक है। और बीच में इन टेस्टिस के क्या प्रेजेंट होता है, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ स्पेशल मसल्स प्रेजेंट रहती हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इस तरीके से इनके चारों तरफ हमें ऐसे मसल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह की बेसिकली मसल्स हमारे सामने रहती हैं। यहाँ पे ये स्किनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस स्किनी पाउच के ऊपर हमें देखने को मिलती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस क्योंकि स्किनी है तो हेयर ही तो रहता ही है, प्लस यहाँ पे स्पेशल टिश्यूज़ भी रहते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम डिस्कशन करेंगे। तो ये तो बेसिकली हमारे सामने क्या है, टेस्टिस, ठीक है। और ये स्पर्मेटिड कोड है, ठीक है। ये जो है स्पर्मेटिड कोड है, जहाँ से टेस्टिस नीचे की तरफ डिसेंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि जो यहाँ पे मसल्स हैं, कौन कौन से मसल्स हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे इंटरनली जो स्कॉटम लाइड रहता है वो डार्टोस मसल से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मसल दिख रही है वो कौन सी है, एक तो डार्टोस मसल है, डार्टोस मसल, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे आपको जो मसल देखने को मिलती है वो है क्रीमेस्टर मसल्स, जो लाइन रहती है इनसाइड वॉल ऑफ द स्कॉटम, ठीक है। यानी कि ये जो है वो यहाँ पे मसल है क्रीमेस्टर। दूसरी मसल, तो ये दो मसल्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड चीज़ जो है यहाँ देखने को मिलती है वो है कुछ फाइब्रस फ्लेक्सिबल इलास्टिक टिश्यूज़, जिनको हम क्या बोलते हैं, गुब्रेनेकुलम, गुब्रेनेकुलम, ठीक है। तो इस तरीके से इस स्कॉटम के अंदर हमारे पास तीन मेन चीज़ें आती हैं, दो तो मसल्स हैं और एक गुब्रेनेकुलम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन सब का काम क्या क्या होता है। तो आप यहाँ देखोगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंटरनल स्कॉटम इज लाइन्ड बाय द डार्टोस मसल्स एंड स्पर्मेटिक फेशिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो इंटरनली जो स्कॉटम है वो किससे लाइंड रहता है, इज लाइंड बाय, एक तो यहाँ पे कौन सी मसल है, डार्टोस मसल है सबसे इम्पॉर्टेंट, और प्लस कुछ लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम स्पर्मेटिक फेशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें फंक्शन देखना है डार्टोस मसल का, ठीक है। अगर डार्टोस मसल के फंक्शन की अगर हम बात करें, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो डार्टोस जो मसल्स होती है हेल्प करती है इन रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये रहती है, क्योंकि जब ड्यूरिंग द कोल्ड सीज़न, ठीक है, और जब समर सीज़न आता है तो आप देखोगे कि इन दोनों सीज़न के अंदर टेम्परेचर में क्या आती है, वेरिएशन आती है।
तो ये किस तरीके से रेगुलेशन करता है, तो मैं आपको बताऊं कि जो ये डार्टोस मसल्स होती है, जब ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन ये कंट्रैक्ट हो जाती हैं और इन कोल्ड में, और ड्यूरिंग द वार्म जब सीजन आता है तो ये रिलैक्स्ड हो जाती है। यानी कि अगर हम कोल्ड सीजन की बात करें तो ये कैसे हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है, जिससे कि स्कॉटम होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के पास आ जाता है ताकि वहाँ पे टेम्परेचर उसको ज़्यादा मिल सके, ठीक है। जबकि वार्म रीजन जब आता है, वार्म सीजन, उस ड्यूरेशन में डार्टोस मसल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स्ड हो जाती हैं, ठीक है। और जैसे ये रिलैक्स्ड होंगी तो स्कॉटम जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से दूर हो जाता है ताकि ज़्यादा टेम्परेचर उसको ना मिल सके, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये जो डार्टोस मसल्स हैं ये टेम्परेचर रेगुलेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और मसल्स प्रेजेंट होती है, क्रीमेस्टर मसल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, जो स्कॉटम वॉल होती है और इंग्विनल कैनाल का रीजन होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, और ये हेल्प करती है एलिवेशन ऑफ टेस्टिस के अंदर। सो अब हम यहाँ पे सेकंड मसल देखें तो वो हमारे पास कौन सी है, क्रीमेस्टर मसल्स, ठीक है। तो बेसिकली ये कहाँ लाइन करती है, लाइन इनसाइड द वॉल ऑफ स्कॉटम एंड इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल वो कैनाल थी जो लेके आ रही थी टेस्टिस को, रीजन, ठीक है। और ये काम क्या करती है, ये हेल्प करती है इन एलिवेशन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि ये दोनों मसल्स के अंदर डार्टोस मसल का फंक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, जो कि टेम्परेचर के रेगुलेशन के लिए रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आपने इस डायग्राम में देखा कि यहाँ पे एक स्पेशल गुब्रेनिकुलम जैसे टिश्यूज़ भी प्रेजेंट रहते हैं। ये टिश्यूज़ क्या काम करते हैं और ये किसके बने होते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है थर्ड, वो रहता है इसमें गुब्रेनिकुलम, ठीक है। अब गुब्रेनिकुलम को एक और नाम से भी जानते हैं, वो है मीजोकाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देती हूँ, मीजोकाइम, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे कि ये जो है हर एक टेस्टिस जो है वो स्कॉटम सैक के वॉल से अटैच रहते हैं। वो जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल इलास्टिक जो फाइबर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ फाइबर्स है बेसिकली। ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ फाइबर्स है। और ये जो फाइबर्स होते हैं ये कैसे हैं, अगर हम बात करें तो ये फाइबर जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल है पहली चीज़ तो, ठीक है, और इलास्टिक है, ठीक है। और ये काम क्या करते हैं, ये बेसिकली गुब्रेनिकुलम जो होता है वो हर एक टेस्टिस को अटैच करता है टू द वॉल ऑफ स्कॉटम सैक, यानी कि ईच टेस्टिस इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द स्कॉटल सैक through fibers and these fiber is known as a gubernaculum, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंप्लीट डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा स्कॉटम का। तो इस डायग्राम में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि अगर आप देखो कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। तो पहली चीज़ तो स्पर्मेटिक कोड, ठीक है। अगर आपको याद हो स्पर्मेटिक कोड इंग्विनल कैनाल, यानी कि ये इतनी बड़ी सी क्या होती है, इंग्विनल कैनाल होती है।
ठीक है। और इस इंग्विनल कैनाल के अंदर क्या प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या है, इंग्विनल कैनाल। इसमें से स्पर्मेटिक कोड अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आती है, जैसे कि ब्लड वेसल्स भी हैं और प्लस न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर। सीधी सी बात है, न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज एंड वेन है, और प्लस क्या है, नर्व्स है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अलावा स्पर्मेटिक कोड के अंदर स्पर्म डक्ट भी होती है, ठीक है। वो पर टर्न कर देती है, जो यूरेटर होते हैं वहाँ से किस तरीके से टर्न करती है वो हम आगे देखेंगे। अभी तो आप ये समझो कि स्पर्मेटिक कोड इंग्विनल कैनाल से होते हुए टेस्टिस, ये इस तरीके से हमारे पास सामने क्या है, ये है टेस्टिस को कहाँ लेके आई है, स्कॉटम सैक के अंदर लेके आई है। तो स्कॉटम सैक का डायग्राम देखिए तो ये इस तरीके से आपको स्कॉटम सैक देखने को मिलता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, स्कॉटम सैक की स्ट्रक्चर है। तो ये स्किनी पाउच होते हैं और इसके ऊपर इस तरीके से हेयर की प्रेजेंस हमें नॉर्मली देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है स्किनी, और इसी के साथ ही आपको ग्रीन अपीयरेंस के साथ दिखा रखा है ये जो है, यानी कि यहाँ पे जो आपको क्लियरली दिख रहा है वो कौन सी मसल्स है, डार्टोस मसल, जो काम क्या कर रही थी, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प कर रही थी, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ देखोगे टेस्टिस जो है, इस टेस्टिस के ऊपर कुछ कवरिंग प्रेजेंट रहती है, जो हम जब टेस्टिस की स्ट्रक्चर करेंगे वहाँ देखेंगे। तो टेस्टिस के ऊपर ट्यूनिका वेजाइनलिस, विसरल कैविटी और पेराइटलियम, ये बेसिकली क्या है, कवरिंग है, कवरिंग ऑफ टेस्टिस, जो हम जब टेस्टिस की स्ट्रक्चर करेंगे तब देखेंगे। इसके अलावा टेस्टिस की कवरिंग के बाहर प्रेजेंट होती है इंटरनल फेशिया, ठीक है, एक्सटर्नल फेशिया, और प्लस एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कौन सी रहती है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाली जो क्रीमेस्ट्रिक लेयर रहती है, यानी कि जो यहाँ पे ये आपको दिखाई जा रही है पिंक कलर में, ये वाली जो लेयर है वो बेसिकली ये भी एक मस्कुलर लेयर है, जो कि एलिवेशन में, यानी कि उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में या शेप में या एक सही पोजीशन में बनाए रखने के लिए क्रीमेस्ट्रिक जो मसल्स होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, किसमें, एलिवेशन में, एलिवेशन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। तो एलिवेशन हो गया, टेम्परेचर का रेगुलेशन हो गया, और अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गुब्रेनिकुलम टिश्यूज़, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है वो कौन से टिश्यूज़ हैं, गुब्रेनिकुलम। और ये क्या करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, अटैच करते हैं किसको, टेस्टिस को विद वॉल ऑफ स्कॉटम, और दोनों टेस्टिस के बीच में इस तरीके से क्या प्रेजेंट होता है, सेप्टल स्कॉटम भी प्रेजेंट रहता है, जो दोनों पोर्शन को क्या करता है, अलग करता है। और इस टेस्टिस के ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से जो स्ट्रक्चर जा रही है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर रहती है ये एज ए पेनिस कंसिडर किया जाता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी कि कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो इस तरीके से इन दोनों टेस्टिस के अपर साइड में क्या प्रेजेंट रहता है, टेस्टिस की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्रिएट होती है कि दोनों टेस्टिस बने एब्डोमिनल कैविटी में थे और देन फिर वो डिसेंड हो गए स्कॉटम सैक के अंदर। अब हम और इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो अब हम एक सेक्शन कट करेंगे किसका, टेस्टिस का, जिससे हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप यहाँ देखोगे कि जो टेस्टिस होते हैं वो बेसिकली अटैच रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको पता है स्पर्मेटिक कोड, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग जो अभी डिस्कशन ही कर रहे थे स्पर्मेटिक कोड के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। ये क्या चीज़ है, देखो स्पर्मेटिक कोड, हर एक टेस्टिस जो है वो डोर्सल बॉडी वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी से एक कोड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच रहता है, और उस कोड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कोड।
तो हम बोल सकते हैं कि ईच टेस्टिस इज अटैच्ड टू द डोर्सल body wall of the abdominal cavity through a cord like structure called spermatic cord. इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्पर्मेटिक कोड बोलते हैं। ये कोड किसकी बनी होती है? सबसे इम्पोर्टेंट, तो दिस कोड इज मेड अप ऑफ इलास्टिन फाइबर की बनी होती है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड स्पर्मेटिक फेशिया, दैट इज अ लेयर की बनी होती है। दो चीज़ों की हमें ये लेयर देखने को मिलती है कोड में, ठीक है। और इस कोड के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है? तो इट कंटेन किन किन चीज़ों को कंटेन करती है? पहली चीज़ तो इसके पास वासा डेफरेंसेस की भी प्रेजेंस होती है, जिसको अगर आपको याद हो तो एज ए स्पर्म डक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे गोनाइडल वेन होता है, गोनाइडल आर्टरीज है, नर्व है, और फिफ्थ हम बोल सकते हैं यहाँ पे किसकी प्रेजेंस है? लिम्फेटिक्स की। तो ये एज ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो स्पर्मेटिक कोड है, बेसिकली इस डायग्राम में दिखाया हुआ भी है स्पर्मेटिक कोड, ये किस चीज़ को लेके रखती है? ये पहली चीज़ है, काम क्या करती है कि यहाँ पे डोर्सल बॉडी वॉल से ये अटैच रहती है, स्पर्मेटिक कोड अटैच करके रखती है टेस्टिस को, ठीक है। और प्लस ये किसकी बनी है? इलास्टिन फाइबर और स्पर्मेटिक फेशिया की बनी होती है। किस किस चीज़ें, क्या क्या चीज़ें होती है स्पर्मेटिक कोड में? तो बेसिकली अगर हम देखें, ये इस तरीके से इंग्विनल कैनाल है, ये इतनी बड़ी सी अगर हम देखें इंग्विनल कैनाल है, और इस इंग्विनल कैनाल के अंदर एक और कैनाल जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कोड, ठीक है। इस स्पर्मेटिक कोड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक तो यहाँ पे तो बड़ा सा स्पर्म डक्ट हमें देखने को मिलता ही है, ठीक है, जो कि स्पर्म्स को लेके जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये होगी स्पर्म डक्ट, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे हमें आर्टरीज भी देखने को मिलती है, ठीक है, और वेन्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ पे लिम्फोइटिक और नर्व फाइबर्स की भी प्रेजेंस हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे ये स्पर्मेटिक कोड इतनी सारी चीज़ों को कैरी कर रही होती है, ठीक है। तो ये तो हमारे सामने कौन सी कैनाल है? इंग्विनल कैनाल है, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये तो क्या होगी? इंग्विनल कैनाल, ठीक है। और अंदर इसके क्या प्रेजेंट है? स्पर्मेटिक कोड, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये क्या है? स्पर्म डक्ट, जो स्पर्म कैरी करता है, प्लस बाकी की चीज़ें भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, आर्टरीज, वेन, नर्व और लिम्फेटिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी स्पर्म डक्ट है वो चीज़ क्लियर हो गई हमारे, ठीक है। प्लस हमें जो स्कॉटम है उसकी भी स्ट्रक्चर क्लियर हो गई। अब देखना है कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में बनते हैं और नॉर्मली वो डिसेंड हो जाते हैं स्कॉटम में, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन कभी कभी अब नॉर्मलिटीज़ भी देखने को मिलती है, उनके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। और उस अब नॉर्मलिटी को हम क्या नाम देते हैं? क्रिप्टोकाइडिज्म,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, नीट का क्वेश्चन भी रहा हुआ है। इसको आप एक और नाम से भी जान सकते हो, नाम से पता चल जाएगा इसको, अनडिसेंडेड टेस्टिस। यानी कि कभी कभी अबनॉर्मलिटीज वाइज क्या होता है, टेस्टिस जो है डिसेंड नहीं होते। यानी कि इसके अंदर आप क्या बोल सकते हो कि व्हेन द testis does not descend to reach the scrotum but remain in abdominal cavity, at the time of birth and this condition is known as a cryptorchidism। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्रिप्टोक्रिडिज्म क्या है। तो आप बोल सकते हो कि अगर बर्थ के टाइम पे टेस्टिस जो है डिसेंड होके स्कॉटम सैक में नहीं पहुंच रहे हैं तो इस अबनॉर्मलिटी को हम क्रिप्टोक्रिडिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे जो टेस्टिस होते हैं क्रिप्टोक्रिडिज्म, तो इस टाइप के जो टेस्टिस होते हैं इनकी पास अबनॉर्मलिटी क्या होती है, ये कैन नॉट डेवलप एंड फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, और हो सकता है ये किसी तरह की मैलिग्नेंसी भी क्रिएट कर दे, एज ए ट्यूमर के फॉर्म में भी ये बन सकते हैं, या फिर अबनॉर्मल कंडीशन में स्टेराइल तो यहाँ पे रहता ही रहता है। ठीक है, तो स्कॉटम जो है इसके अंदर टेस्टिस का आना बहुत ही ज़रूरी होता है। एब्डोमिनल कैविटी से लेके और नीचे तक आने का जो रास्ता है वो इंग्विनल कैनाल के थ्रू होता है। इंग्विनल कैनाल के अंदर एक जो स्कॉटल सैक तक पहुंचने के लिए एक रोड रहती है, वो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है जो कि इसके अंदर पास होती है थ्रू इंग्विनल कैनाल। ठीक है, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब इसके साथ ही और टर्म्स भी आ जाती है। जब अनडिसेंड टेस्टिस होते हैं इनको सर्जिकल मेथड से इनको नीचे लेके आया जाता है, डिसेंड किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है आर्कियोपेक्सी। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्कियोपेक्सी क्या है। ठीक है, तो देखो आर्कियोपेक्सी के अंदर क्या होता है कि व्हेन द अनडिसेंड testes are brought into scrotal sac by surgical process during childhood. That is a very important childhood. This process is known as orchiopexy. This process को हम क्या बोलते हैं, orchiopexy बोला जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ ही और भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे कि वेस्कोटॉमी क्या होता है। वैसे तो ये हम 4th चैप्टर के अंदर करते हैं, लेकिन वेस्कोटॉमी भी यही आपको बता दूं। वेस्कोटॉमी ये भी एक प्रोसेस होती है जो कि बर्थ कंट्रोल में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं ऑफ द वासा डेफरेंसेस को और फिर वापस में उसमें लाइगेशन कर देते हैं। तो इस फिनोमिना को यानी कि कटिंग ऑफ द वासा डेफरेंसेस यानी कि स्पर्म डक्ट एंड वापस से लाइगेशन
is termed as vasectomy, termed as vasectomy। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये इस तरीके से स्पर्म डक्ट है, इसको हम लोगों ने कट किया। ठीक है, इस तरीके से कट करने के बाद में वापस से लाइगेशन का मतलब क्या है, इसको यहाँ से लाइगेट कर दिया और इसको यहाँ से लाइगेट कर दिया। ठीक है, जिससे कि जो स्पर्म्स हैं वो कैन नॉट पास। ठीक है, तो ये बर्थ कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बर्थ कंट्रोल। ठीक है, सो ये वैसे तो हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके अंदर भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि जो टेस्टिस है वो साइज, शेप और कहाँ बनते हैं, उनकी लोकेशन कहाँ होती है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है टेस्टिस की, यानी कि अब हमारे पास टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें कोटिंग देखनी होती है। तो हम देखें कि जो टेस्टिस जो होते हैं वो कवर्ड रहते हैं, कवर्ड बाय 3 कोट्स। मेनली तो 3 कोट्स हमारे पास यहाँ देखने को मिलते हैं, आउटर मोस्ट कोट, मिडल और इनर मोस्ट। ठीक है, तो हम इन तीनों कोट के अगर हम लेबलिंग करें, नाम देखें, तो इन तीनों कोट्स के क्या क्या नाम है। पहला जो आउटर मोस्ट कोड होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। सेकंड जो कोट होता है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और जो थर्ड कोट होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे सबसे आउटर मोस्ट जो कोट रहता है वो है ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो एज ए मिडिल कोट है, और सबसे इनर मोस्ट हमारे पास कौन सा रहता है, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तो इस तरीके से हमारे पास 3 कोट रहते हैं, लेकिन इसमें जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है, अगर इसकी बात करें, ट्यूनिका वेजाइनलिस ये काफ़ी थिक कोट रहता है वेजाइनलिस, क्योंकि ये अलग अलग 2 कोट से मिलके बना है, यानी कि इसके ऊपर भी 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है एज ए 2 लेयर। ठीक है, एक लेयर को हम बोलते हैं पैराइटल लेयर, और जो सेकेंड लेयर होती है उसको बोला जाता है विसरल। ठीक है, अब ये जो कवर होते हैं ये कंप्लीट, यानी कि जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है ये कंप्लीट कवरिंग करती है, यानी कि इट कवर द होल टेस्टिस एक्सेप्ट बैक साइड इट्स पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में भी, और जो नीट एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा गया है कि जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है क्या पूरे टेस्टिस को कवर करती है, तो ये कभी भी पूरे टेस्टिस को नहीं कवर करती। इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ पे ट्यूनिका वेजाइनलिस की एब्सेंस देखने को मिलती है। फ्रॉम वेयर, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, टेस्टिकुलर वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। टेस्टिकुलर वेसल्स मतलब जो आर्टरी, वेन एंड नर्व्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। यहाँ से क्या करती हैं, एंटर करती है दी टेस्टिस के अंदर, इसीलिए यहाँ पे जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है वो यहाँ पे एब्सेंट रहती है बैक साइड में। फिर हमारे पास ये तो थी फर्स्ट लेयर, फिर हम देखते हैं सेकंड लेयर। ठीक है, और सेकंड लेयर कौन सी है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया।
ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि ये डेंस एंड वाइट फाइब्रस कोट होता है, डेंस एंड वाइट फाइब्रस कोट है और कवर करता है टेस्टिस को ऑल ओवर अराउंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी कवरिंग होती है जो कंप्लीट टेस्टिस को कवर करती है, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, कवरिंग द टेस्टिस ऑल अराउंड। ठीक है, तो पोस्टीरियर जो बॉर्डर होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया का वो काफ़ी थिक होता है, ठीक है, और जिससे कि एक विसरल सेप्टा या फिर हम बोल सकते हैं कि एक मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, क्योंकि बैक साइड इनकी काफ़ी थिक रहती है। और फिर हमारे पास थर्ड कोट आता है और वो कौन सा होता है, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। क्लियरली तो ये अपीयर नहीं होता, तो हम दो ही कोट मान के चलते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे थर्ड कोट के बारे में बता रही हूँ क्योंकि ये इनर मोस्ट होता है और लाइनिंग करता है, बिल्कुल चिपका हुआ रहता है टेस्टिकुलर लोब्यूल से। तो पहली चीज़ ये सबसे इनर मोस्ट है और वॉस्कुलर कोट है, इनर मोस्ट वॉस्कुलर कोट है और ऑफ द टेस्टिस और लाइनिंग करता है टेस्टिकुलर लोब्यूल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि हम टेस्टिस के अंदर, यानी कि अगर हम एक इमेजिनेशन करें तो हम लोगों ने पहले स्कॉटम लेयर को हटाया, यानी कि स्किनी लेयर को, फिर डार्टोस लेयर आ गई थी, देन डार्टोस लेयर को हटाया तो फिर हमारे पास ट्यूनिका वेजाइनलिस, देन ट्यूनिका एल्बुजिनिया और देन थर्ड लेयर आई ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों लेयर की प्रेजेंस देखने को मिलती है। फिर इन तीनों लेयर को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आते हैं। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है वो है टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स, सॉरी लोब्यूल्स नहीं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ओहो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। ठीक है, अब ये हमारा जो पोर्शन है वो किस तरीके से दिखेगा, हम देखें। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं ना, इनका एक पर्टिकुलर नंबर फिक्स रहता है। ऐसा माना जाता है कि इन टेस्टिकुलर लोब्यूल का नंबर देखा जाए तो एक टेस्टिस में ये अप्रॉक्सीमेटली 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो ये इनका जो नंबर है वो फिक्स रहता है और ऐसा माना जाता है इन ईच टेस्टिस में 250 लोब्यूल्स की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारे सामने जो स्ट्रक्चर आती है टेस्टिस की वो किस तरीके से आएगी। अगर हम देखें, ये तो है हमारे पास स्कॉटम वॉल, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर आती है वो इस तरीके से आ रही है टेस्टिस की, ठीक है, और इस तरीके से ये हमारे पास सबसे आउटर जो बैक साइड में कवर नहीं रहता, इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास जो लेयर रहती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया की, जो कि कंप्लीट कवर करके रखती है टेस्टिस को, ठीक है, और उसके बाद में हमें क्या देखने को मिलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं इस तरीके से। ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, और यहाँ पे ये जो कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, उसके बाद जो कवरिंग है इसको हम बोलेंगे ट्यूनिका वेजाइनलिस, और उसके बाद हमारे पास जो लेयर रहती है ये जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, स्कॉटम।
ठीक है, यानी कि वॉल ऑफ स्कॉटम बोल सकते हैं, यहाँ पे वो गुबर्नेकुलम से अटैच है। ठीक है, इस तरीके से हमने अभी बिल्कुल आउटर लेयरिंग बनाई है टेस्टिस की, अभी कंप्लीट इनर स्ट्रक्चर अभी भी बाकी है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से अभी हमने सिर्फ आउटर कवरिंग टेस्टिस की देखी है, इंटरनल स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक सिर्फ आप लोगों ने जो टेस्टिस है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, उनके बारे में जाना कि वो एब्डोमिनल कैविटी में बनते हैं और देन फिर वो डिसेंड कर जाते हैं इंग्विनल कैनाल की हेल्प से और स्पर्मेटिक कोड की हेल्प से लोअर एब्डोमिनल रीजन में, यानी कि स्कॉटम में। ठीक है, और फिर स्कॉटम की जो मसल्स होती हैं वो उनके टेम्परेचर रेगुलेशन में और उनके मेंटेनेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन हमने कवरिंग हटाई तो हमें अब जो टेस्टिस की स्ट्रक्चर धीरे धीरे अपीयर हो रही है। अभी हमने टेस्टिस के स्ट्रक्चर में बेसिकली कवरिंग के बाद में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखे जो हर एक टेस्टिस में अप्रॉक्सीमेटली 250 है। ठीक है, सो आगे इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।